हाय गाइस, इट्स योर ओन डीडी सर हियर। और आज के वीडियो में हम अपनी लीजेंड जीओसी सीरीज का लेक्चर नंबर 1 लेकर आए हैं। सो लेट अस स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉन्ड क्लीवेज के ऊपर। और वैसे ही हमारा स्लोगन आपको पता ही है कि एक्सप्लेनेशन विथ एप्लीकेशन। सो आज के वीडियो में हम आपको बॉन्ड क्लीवेज के बारे में ऐसे ट्रिक्स और शॉर्ट ट्रिक्स बताएंगे जिससे आप बॉन्ड क्लीवेज का पूरा टॉपिक आसानी से क्लियर कर सको। बॉन्ड क्लीवेज में हम बेसिकली दो टाइप के बॉन्ड क्लीवेज पढ़ने वाले हैं। पहला है हेटेरोलिटिक और दूसरा है होमोलिटिक। सो हेटेरोलिटिक के जब हेटेरोलिटिक फ्यूजन होगा उसमें हमें प्रोडक्ट के रूप में कार्बोकैटायन या कार्बो एनायन मिलेगा, और जब होमोलिटिक होगा तब आंसर में फ्री रेडिकल मिलेगा। सो लेट अस स्टार्ट। सो बॉन्ड क्लीवेज आर ऑफ टू टाइप बेसिकली, इट आर ऑफ होमोलाइटिक फ्यूजन एंड दूसरा है हेटेरोलाइटिक फ्यूजन। और इसको और इजीली समझने के लिए लेट अस सी अ स्टोरी। दो भाई थे, पहला था सुरेश और दूसरा था मोहन। दोनों भाइयों में अपने डैड की डेथ के बाद प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा था। सो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए वो दोनों भाई कोर्ट में गए। वो जैसे ही कोर्ट में गए तो कोर्ट का फैसला ये आया कि दोनों भाइयों में अपनी जमीन इक्वली डिवाइड हो जाए। सो ये थी पहली स्टोरी जिसमें दोनों भाइयों को हाफ हाफ शेयर मिल गया। लेकिन एक और स्टोरी है जिसमें सेम कंडीशन में दो भाई है और छोटे भाई के पास एक विल है जो उसके पापा ने बनाई थी, और विल के अंदर साफ साफ लिखा हुआ था कि पूरी प्रॉपर्टी छोटे भाई को मिलेगी। सो इन सेकेंड स्टोरी द होल प्रॉपर्टी गोज टू द स्मॉलर ब्रदर। सो फ्रेंड्स, आपने ये एक बात नोटिस की यहाँ पे कि पहली स्टोरी में दोनों भाइयों के बीच में प्रॉपर्टी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुई, और सेकेंड स्टोरी में एक भाई के पास पूरी प्रॉपर्टी आ गई। क्यों? क्योंकि उसके पास विल थी। उसी प्रकार हम होमोलिटिक फ्यूजन को पढ़ेंगे। होमोलिटिक फ्यूजन यानी जब कोई भी एक कंपाउंड बनाओ, लेट अस टेक ए और बी को मिलाकर कोई कंपाउंड बनाओ जो एक बॉन्ड है यहाँ पे उन दोनों के बीच में, और जब होमोलिटिक फ्यूजन होगा तब दोनों के पास अपने अपने शेयर यानी अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन वापस आ जाएगा। तो उसी प्रकार दोनों फ्री रेडिकल्स बन जाएंगे। ये आप देख सकते हैं फ्री रेडिकल का सिंबल है एलिमेंट के ऊपर एक डॉट और बी के ऊपर एक डॉट। ये फ्री रेडिकल को सिग्निफाई करता है। जैसे हमने पहली स्टोरी में देखा था कि दोनों भाइयों के बीच में प्रॉपर्टी इक्वली डिवाइड हो गई, उसी को हम फ्री रेडिकल रिएक्शन कह सकते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है कि Cl2 जो है एलिमेंट सॉरी मॉलिक्यूल, उसमें जब हम यूवी रेडिएशन से उसे पास करेंगे अराउंड 500 केल्विन्स के टेम्परेचर पे, तो हम देख सकते हैं कि दोनों के पास अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और दोनों फ्री रेडिकल्स बन जाएंगे। सो दोस्तों, और दूसरा है हेटेरोलिटिक फ्यूजन। सो हेटेरोलिटिक फ्यूजन में क्या है, आपने दूसरी स्टोरी देखी कि जैसे पूरी प्रॉपर्टी छोटे भाई के पास चली गई क्योंकि उसके पास फादर की विल थी, इसलिए यहाँ पे वैसा ही हो रहा है। अगर बॉन्ड्स शेयरिंग में जो दो इलेक्ट्रॉन्स है वो दोनों में से दोनों इलेक्ट्रॉन अगर किसी एक एलिमेंट के पास चले जाए और दूसरा एलिमेंट खाली रह जाए तो उसे हम हेटेरोलिटिक फ्यूजन कहेंगे। क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं कि फर्स्ट केस में बी दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेता है और ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है और बी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, और यहाँ दूसरा केस भी है जिसमें ए दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेता है और बी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है और ए के ऊपर नेगेटिव। सो फ्रेंड्स, जब किसी एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो उसे हम कार्बोकैटायन कहते हैं, और जब किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए यानी उसने दोनों इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ ले लिए हैं तो उसे हम कार्बो एनायन कहेंगे। इन दोनों को हम बहुत डीप में स्टडी करने वाले हैं। सो देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। आपने अब तक जो देखा कि फ्री रेडिकल्स, कार्बोकैटायन, कार्बो एनायंस, ये तीन बेसिकली इट इज रिएक्शन इंटरमीडिएट। ये रिएक्शन इंटरमीडिएट यानी क्या, जब कोई भी केमिकल रिएक्शन हो उसके बीच में यानी केमिकल रिएक्शन के दौरान अगर बीच में कोई प्रोडक्ट बन रहा हो जो हमें दिखाई नहीं देता, यानी वो हम नेकेड आई से देख नहीं सकते या फिर वो रिएक्शन का पार्ट है ही नहीं, उस टाइप के सब्सटेंस को यानी उस टाइप के रिएक्शन को या प्रोडक्ट को हम फ्री रेडिकल या कार्बोकैटायन या कार्बो एनायन कहेंगे, जो टोटली बनाते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। या फिर एक एग्जांपल ले लेते हैं, लेट अस सी दैट A प्लस B गिव्स C। ये एक रिएक्शन है और C प्लस D बना है और C प्लस D की रिएक्शन बन के वो E प्लस F देता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ फ्रेंड कि अगर हम दोनों रिएक्शन को सम अप करें तो हमें फाइनल प्रोडक्ट यही मिलेगा कि A प्लस
B gives E plus F। सो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे कि जब A प्लस बी मिलके C प्लस डी बना है और C प्लस डी मिलके E प्लस F बनाता है, तो उसी प्रकार फाइनल रिएक्शन हमें मिल सकती है A प्लस बी गिव्स E प्लस F। तो इस रिएक्शन में C प्लस डी जो है वो रिएक्शन इंटरमीडिएट है, यानी वो रिएक्शन में बना तो है लेकिन उसका कोई यूज नहीं है। सो हम एक एक करके इन तीनों को डीप में स्टडी करने वाले हैं। सो पहले उन सब में डीप में जाने से पहले हमें ये क्लियर करना होगा कि कार्बन्स के कितने टाइप है। सो कार्बन आर बेसिकली ऑफ 4 टाइप्स, विद फर्स्ट इज मिथाइल कार्बन, यानी उसके एक ही कार्बन हो, और दूसरा है प्राइमरी कार्बन जिसमें जो कार्बन है वो दूसरे का एक और कार्बन से लिंक्ड है, और सेकंड है सेकेंडरी कार्बन जो 2 और कार्बन से लिंक्ड है, और बाद में है टर्शियरी कार्बन जो 3 कार्बन से लिंक है। लेकिन हमें ये जानना होगा कि क्वाटरनरी कार्बन एग्जिस्ट नहीं करता। क्वाटरनरी कार्बन एग्जिस्ट कर सकता है लेकिन क्वाटरनरी कार्बोकैटायन एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो इन सब के बारे में हम डीप में स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए पहला टॉपिक हम लेते हैं फ्री रेडिकल्स। सो दोस्तों फ्री रेडिकल्स क्या है? When a stable molecule loses an electron, it's become a free radical। यानी आप एनिमेशन में देख सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट को छोड़ के बाहर निकल गया है। सो इट स्टेट्स दैट व्हेन अ स्टेबल मॉलिक्यूल, यानी ये मॉलिक्यूल अभी स्टेबल है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन लॉस होता है और वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, और जब इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो ये पूरी सिस्टम फ्री रेडिकल बन जाएगी। सो फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी ऑर्डर आपको फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बताऊंगा कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज्यादातर स्टेबिलिटी ऑर्डर के ऊपर ही क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो जेई हो, नीट हो, बोर्ड्स लेवल एग्जाम हो या आपकी स्कूल लेवल एग्जाम हो, ज्यादातर क्वेश्चन स्टेबिलिटी ऑर्डर पे ही आएंगे। तो हमें सबके स्टेबिलिटी ऑर्डर याद रखने होंगे। तो यहाँ पे पहला है रेडिकल स्टेबिलिटी ऑर्डर। रेडिकल का जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है फ्री रेडिकल्स का, वो स्टेबिलिटी ऑर्डर यहाँ पे दिया है कि क्वाटरनरी जो टर्शियरी रेडिकल होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, बाद में सेकेंडरी, बाद में प्राइमरी और बाद में मिथाइल रेडिकल। तो फ्रेंड्स इसका रीजन क्या है? आप देख सकते हैं कि रेडिकल यानी बेसिकली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही होता है, क्योंकि उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन वो दूसरे पे पास से शेयर कर रहा था लेकिन उसने अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लिया, इसलिए वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज में ही गिना जाएगा। इसलिए वो क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है तो जितने कार्बन के साथ वो ज्यादा लिंक्ड होगा वो उतना ही स्टेबल बनेगा, क्योंकि कार्बन हमें पता है कि इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है, प्लस आई इफेक्ट, यानी वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। प्लस इंडक्टिव इफेक्ट हम अगले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, लेकिन आप अभी बस समझ लीजिए कि जब टर्शियरी कार्बन 3 कार्बन के साथ लिंक होगा तो वो ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि उसे 3 साइड से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज है वो उसे स्टेबलाइज कर रही है। सो उससे कम थोड़ा सेकेंडरी होगा, बाद में प्राइमरी और बाद में मिथाइल रेडिकल होगा, क्योंकि मिथाइल रेडिकल लीस्ट स्टेबल होगा क्योंकि उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज अब तक आई ही नहीं है। इसलिए रेडिकल का स्टेबिलिटी, और मैं एक और बार आपके लिए बोल देता हूँ कि टर्शियरी रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद सेकेंडरी, बाद में प्राइमरी, बाद में मिथाइल रेडिकल। मूविंग फर्दर वी आर गोइंग टू डील विद कार्बोकैटायन। सो कार्बोकैटायन हमने पढ़ा ही है कि जब हेटेरोलिटिक फिजन होता है और उसमें एक कार्बन जो अपने इलेक्ट्रॉन दूसरे को डोनेट कर देता है और खुद खाली रह जाता है, उसे हम कार्बोकैटायन कहते हैं। लेकिन फ्रेंड्स एक और सवाल यहाँ पे उठना चाहिए कि कार्बन क्यों अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। सो ये तो हमने जब पहले पढ़ा वो एक सिंपल एग्जांपल था, लेकिन एक और एग्जांपल हम यहाँ पे देखेंगे। अगर हमारे पास कोई स्पीसीज है जिसमें कार्बन और Cl बॉन्डेड है, ये Cl है, सॉरी फ्रेंड्स, आपको लेट मेक इट मोर क्लियर, यहाँ ये कार्बन और क्लोरीन के बीच में एक बॉन्ड है समझ लीजिए, लेकिन हमें पता है कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन के रिस्पेक्ट में बहुत कम है, इसलिए क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो एक प्रॉपर्टी है एक मैटर सब्सटेंस की, जिसके अंतर्गत वो अपने बॉन्ड शेयर में जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने पास रख सकता है। यानी क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन से ज्यादा होने के कारण क्लोरीन दोनों इलेक्ट्रॉन खींच सकता है। इसी प्रकार हमने सेकंड स्टोरी जो हमने पढ़ी उसमें हमने देखा कि जैसे छोटे वाले भाई के पास फादर की व्हील थी इसलिए पूरी प्रॉपर्टी उसे मिली, इसी प्रकार कार्बन के पास व्हील है यहाँ पे हम कह सकते हैं, जिसके प्रकार उसे अपने कार्बन के पास दोनों इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो उसी प्रकार जब कार्बन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा तो कार्बन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सो उसी प्रकार हम क्लोरीन को ना लेकर 2 कार्बन के बीच में अगर करें तो हम देख सकते हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज आता है।
सो यू कैन सी ओवर हियर दैट टेट्राहेड्रल ब्रोमो एल्केन का एक एग्जांपल दिया हुआ है और प्लानर कार्बोकेटाइन जब हेड्रोलिसिस होगा तो वो बन जाएगा। तो यहाँ पे उनका 3D स्ट्रक्चर दिया हुआ है, कार्बन R यानी कि कोई भी अल्काइल चेन, तो कार्बन 3 अल्काइल चेन से जुड़ा हुआ है और कार्बन के ऊपर एक पार्शियल पॉजिटिव और फ्रेंड्स एक और बात मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ज्यादातर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की जगह हम पार्शियल नेगेटिव या पार्शियल पॉजिटिव चार्ज का भी उपयोग करेंगे। ये पार्शियल मतलब क्या है? पार्शियल यानी जो बॉन्ड्स के जो इलेक्ट्रॉन है वो पार्शियल यानी पूरे जैसे पार्शियल पॉजिटिव है तो यानी उसने अपने पूरे इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं किए हैं, बल्कि उसने पार्शियल यानी अपना इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है वो उसने खाली सामने वाले एटम को थोड़ी देर के लिए दिया हुआ है, आप ऐसे समझ सकते हैं। और यहाँ पे ब्रोमीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब ये है कि ब्रोमीन ने भी इलेक्ट्रॉन लिए नहीं है, खाली सामने वाले एटम का इलेक्ट्रॉन का क्लाउड अपने पास थोड़ी देर के लिए रखा है। जब टेट्राब्रोमो अल्केन का हाइड्रोलिसिस होगा तो हमें यह स्ट्रक्चर मिलेगा। और हमें कार्बोकेटाइन में एक और बात बहुत बड़ी है जो हमें हमेशा याद रखनी है कि जब कोई sp3 कार्बन का कार्बोकेटाइन हाइड्रोलिसिस से होगा तो वो हमेशा sp2 कार्बन ही बनाएगा। यानी ज्यादातर कार्बन जो sp2 है वो कार्बोकेटाइन शो करते हैं। सो मूविंग फर्दर, कार्बोकेटाइन का स्ट्रक्चर मैंने यहाँ आपको दिखाया हुआ है, मैंने टॉप व्यू भी दिखाया है, साइड व्यू भी दिखाया है, आप उसे देख सकते हैं। लेकिन 2 पॉइंट नीचे दिए हुए आप देख सकते हैं। और कार्बोकेटाइन से ऑलवेज पॉजिटिवली चार्ज और उसका दूसरा नाम कार्बोनियम आयन भी है और कार्बेनियम आयन भी है। और दूसरा पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज, यानी जब कार्बोकेटाइन बनता है तो जो कार्बन है वो sp3 से sp2 आ जाता है। तो ये 2 पॉइंट है वो हमें बहुत अच्छे से रीड कर लेना है। और दूसरा पॉइंट में एक और चीज दी है, इन वैकेंट p ऑर्बिटल, यानी p ऑर्बिटल वैकेंट होनी चाहिए। यहाँ देख सकते हैं कि साइड व्यू में आप देख सकते हैं कि p ऑर्बिटल वैकेंट हो गई है। अब उनका हम स्टेबिलिटी ऑर्डर देखेंगे। स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है? मैंने आपको पहले भी कहा था फ्रेंड्स कि स्टेबिलिटी ऑर्डर मस्ट है, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन स्टेबिलिटी ऑर्डर के ऊपर से आते हैं। और आपके लिए एक और चीज में यहाँ पे इजी है, क्योंकि फ्री रेडिकल्स का जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है और कार्बोकेटाइन का जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो दोनों सेम ही है, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर चुका है, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। तो उसको अगर 3 साइड से कोई डोनर मिल जाए तो वो बहुत खुश होगा, इसलिए 3rd डिग्री कार्बोकेटाइन है वो ज्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद ये कार्बन, क्योंकि उसे 2 कार्बन और जो है जो उसे सहयोग कर रहे हैं, तो वो टर्शरी से थोड़ा कम स्टेबल होगा। और उसके बाद प्राइमरी और उसके बाद मिथाइल, क्योंकि मिथाइल के पास कोई भी डोनर एटम नहीं है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर फॉर द सेक ऑफ कार्बोकेटाइन विल बी टर्शरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, देन मिथाइल। हेंस द मोस्ट स्टेबल विल बी टर्शरी एंड द लीस्ट स्टेबल विल बी मिथाइल। आगे बढ़ते हुए फ्रेंड्स हम पढ़ेंगे कार्बो एनायन। जैसे कार्बोकेटाइन हमने देखा उसी प्रकार कार्बो एनायन जब कार्बन किसी के लोन पेयर अपने पास ले लेता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कार्बन ने किसी का लोन पेयर ले लिए और उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ गया है, तो उसे हम कार्बो एनायन कहते हैं। और कार्बो एनायन की फॉर्मेशन यहाँ पे दिखाई हुई है फ्रेंड। जब CH4 है उसका हेट्रोलाइटिक या हाइटिक फिजन होता है, हेट्रोलाइटिक का दूसरा नाम हाइटिक भी है, हमें याद रखना चाहिए। तो जब उसका हेट्रोलाइटिक फिजन होगा तो हम देख सकते हैं CH3- और H+ आयन मिलेगा। तो इसमें जो CH3 आयन है वो कार्बो एनायन है। और CH3 आयन हमें फ्रेंड्स याद रखना चाहिए कि उसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज के रूप में ज्यादा काम आएगा। इसलिए मैंने आपको कहा था कि जब हम स्टेबिलिटी ऑर्डर स्टडी करते हैं तब जो दूसरे कार्बन है वो डोनर एटम के रूप में यूज होते हैं, क्योंकि उनके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, इसलिए वो डोनेट कर सकते हैं। कार्बो एनायन के बारे में थोड़ी बातें मैंने यहाँ पे आपको बताई है। इट इज 8 इलेक्ट्रॉन ऑन कार्बन, यानी कार्बन के ऊपर 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, क्योंकि उसमें से 8 इलेक्ट्रॉन है, उसमें से 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में यूज होते हैं और एक लोन पेयर होता है जो उसने दूसरे एटम से लिया होता है। बाद में है कार्बन एज अ नेगेटिव चार्ज, यानी जब कार्बो एनायन का फॉर्मेशन होगा तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज हमें पता है कि जब किसी के इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं तो हम पे एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है। उसी प्रकार जैसे कोई चोर चोरी करता है तो उसके ऊपर एक नेगेटिव इफेक्ट आ जाती है। कार्बो एनायन आर न्यूक्लियोफाइल एंड बेसिक। हाँ फ्रेंड्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बारे में भी बात करने वाले हैं कि व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल एंड व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक शॉर्ट नॉलेज दे देता हूँ कि न्यूक्लियोफाइल यानी जो इलेक्ट्रॉन
लवर नहीं है, यानी दो टर्म्स होते हैं फ्रेंड्स, एक है इलेक्ट्रोफाइल और दूसरा है न्यूक्लियोफाइल। सो इलेक्ट्रोफाइल यानी इलेक्ट्रॉन लवर, यानी जो इलेक्ट्रॉन चाहते हैं, और न्यूक्लियोफाइल यानी जो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। सो जो भी न्यूक्लियोफाइल होगा वो ज्यादातर बेसिक ही होगा। सो हम देख सकते हैं कि कार्बो एनायनाइज न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं इसलिए वो अच्छे न्यूक्लियोफाइल है और वो बेसिक स्ट्रेंथ उनकी ज्यादा है। और उसी प्रकार मैंने आपको एक बात नहीं बताई, यहाँ पे भी कार्बोकेटाइन में बता देता हूँ कि कार्बोकेटाइन के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी उसने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। सो एज ए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज वो एक इलेक्ट्रोफाइल के यूज में यूज होगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लवर है, यानी उसे इलेक्ट्रॉन चाहिए। और उसी प्रकार कार्बोकेटायन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन रिमूवर है, यानी उसे इलेक्ट्रॉन ज्यादा नहीं चाहिए। एज अ रिजल्ट वो एक बेस के रूप में ज्यादा यूज होगा और कार्बोकेटायन एसिडिक स्ट्रेंथ के रूप में ज्यादा यूज होगा। हम नेक्स्ट लेक्चर में एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में भी बात करेंगे, जहां पे आपको ये टॉपिक और ज्यादा तरीके से क्लियर होगा। सो नाउ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन। हाँ फ्रेंड, यहाँ पे थोड़ा चेंजेस है, क्योंकि फ्री रेडिकल के स्टेबिलिटी ऑर्डर में हमने देखा कि 4 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री टर्शरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी एज, और कार्बोकेटाइन में भी वो सेम रूल है। यहाँ पे स्टेबिलिटी ओवर ऑफ कार्बोकेटाइन आप देख सकते हैं कि प्राइमरी कार्बो एनायन होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि ऐसे ही उसके पास नेगेटिव चार्ज है और उसको इलेक्ट्रॉन दोगे तो वो नाखुश हो जाएगा, इसलिए प्राइमरी कार्बो एनायन होगा वो कम ज्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद सेकेंडरी और उसके बाद टर्शरी। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कार्बन बहुत अनस्टेबल होगा, क्योंकि उसके पास एक तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन है और ऊपर से उसको और इलेक्ट्रॉन देने। ये तो वैसी ही बात हो गई फ्रेंड्स कि कोई मोटा आदमी है जो खा के कोई पतला आदमी है वो भी खा के बैठा ही है और आप उसको वापस खाना दे रहे हो, ये वैसे ही बात है। इसलिए 3 डिग्री कार्बो एनायन कब सबसे कम स्टेबल होगा, उसके बाद सेकेंडरी और उसके बाद प्राइमरी। तो फ्रेंड्स बस हम आज का वीडियो यहीं पे फिनिश कर रहे हैं, हम फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और नए टॉपिक के साथ। तो तब तक स्टे हेल्दी, स्टडी स्मार्ट। थैंक यू फ्रेंड्स।